प्रणाम। आज है 15 जुलाई 2023। आज ही के दिन 15 जुलाई 2006 को हम लोगों ने किया था, पब्लिक को डेडिकेट किया था नवीन समय चक्र दक्षिण्या संवत्सर उपयोग करने के लिए। तो वो हम लोगों ने 15 जुलाई को किया। हम लोगों ने क्या, हम लोग अपने एंकर को देख रहे हैं, अगर कनेक्ट हो जाए तो। पता नहीं क्या हो रहा है, एक मिनट जरा। हाँ जी जी, प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद अश्विनी जी, मुझे इस प्रोग्राम से जोड़ने के लिए। आज के इस लाइव में मैं आपका भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। 15 जुलाई, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि आज हरियाणा में ही हिसार लाडवा में ये घोषणा हुई थी कि अब भारत फिर से विश्व गुरु पद पर पुनः प्रतिष्ठित हो गया है जी। आपकी ही ये अचीवमेंट मैं कहूंगी, क्योंकि नवीन समय चक्र आपने डेडिकेट किया था पब्लिक यूज के लिए। तो क्या आप आज हमारे व्यूअर्स को इवेंट के बारे में? डेडिकेट तो मैंने नहीं किया था, डेडिकेट तो मैंने नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ बनाया था। मैंने क्या, पूरी टीम ने बनाया था। डेडिकेट तो हमारी कंट्री के जो सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट थे, डॉक्टर आर.पी. वाजपेयी, जो उस समय में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे, और उन्हीं के सजेशन पर किसान धाम, यानी उन्होंने कहा कि ये पब्लिक से जुड़ा मामला है, पब्लिक से जुड़ा सिस्टम है, तो इसको हम लोग किसानों के यहाँ से देंगे, और वो भी किसानों के धाम से। तो किसान धाम उन्होंने मेरे को भेजा कि वो जगह देखकर आओ और वहां पर हम इसका इनॉग्रेशन करेंगे। वो एक किसान धाम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर किसानों को ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग दी जाती थी। मैं 2006 की बात कर रहा हूं। तो मेरे को वहां जाकर के बहुत अच्छा लगा। प्रधान जी से बात हुई तो उनसे बात करके ऐसा लगा कि जड़ से जुड़ने का जो सिस्टम है वो शायद आज से शुरू हो रहा है। ये शायद मार्च अप्रैल की बात होगी, हम जब गए थे अप्रैल की होगी मेरे ख्याल से। और 2006 और 15 जुलाई 2006 को प्रोग्राम फिक्स हो गया। और उसमें जो बिल्कुल प्योर जो पब्लिक है, जो जिसको के कहा जाता है कि वो पब्लिक जो कि सीधी जमीन से जुड़ी हुई है, अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है, और सारे के सारे साइंटिस्ट, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे सारे के सारे उस प्रोग्राम में। बड़े बड़े लोग से मेरा मतलब यहां पर यह है कि सारे के सारे डॉक्टर्स थे, पीएचडी थे, सारा साइंटिफिक वर्ल्ड था उस समय में, खास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी थी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हिसार में। तो उनका सारा एकेडमिक्स सिस्टम अवेलेबल था, मतलब एकेडमिक्स, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल, इन सबको पुट टुगेदर। और उसमें वहां पर वो भी थे, संत सन्यासी भी आए हुए थे, वो भी इनवाइटेड थे, क्योंकि किसान धाम से ये सारे लोग कनेक्टेड थे। तो जो स्पेक्ट्रम था वहां पर बैठे लोगों का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेक्ट्रम था। ऐसा स्पेक्ट्रम शायद कहीं देखने को मिले, शायद ही। और मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं है कि ऐसा स्पेक्ट्रम कभी एक साथ देखने को मिला हो। गोबर गैस प्लांट का उस टाइम पर बहुत ज्यादा वो जोर बोलबाला था, और बहुत सारे वो जो साइंटिस्ट आईआईटी दिल्ली एक्सेट्रा के पढ़े हुए लोग, जिन्होंने गोबर गैस प्लांट की सक्सेस करने में अपना योगदान दिया, क्योंकि आईआईटी के लोग पढ़े हुए थे और गोबर में घुसना है। तो ये एक बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन था, यानी एक दुर्लभ कॉम्बिनेशन जिसको कहा जाए। उस समय में मुझे अभी भी याद है, यादव जी थे, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं है, वो आपको वीडियो पे मिल जाएगा अगर आप देखेंगे तो। वो आईआईटी से उन्होंने बीटेक एमटेक किया था, पता नहीं क्या एमटेक किया था शायद, और
वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कुछ काम कर रहे थे। आई थिंक गोबर गैस प्लांट को सक्सेस करने का प्रोजेक्ट उन्हीं का था और पहला गोबर गैस प्लांट वहीं लगाया गया था किसान धाम में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि वहां पर गौशाला भी है और 1000 गायें होती थी वहां पर उस समय में। आज का मुझे पता नहीं है, पर उस समय में वो गौशाला में करीब 800 से 1000 गायें के बीच में हुआ करती थी। तो मुझे मतलब देखने को जो मिला वो मिला हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, हाईएस्ट लेवल ऑफ एकेडमिशियंस and highest level of technology show, because it was the system in the world first time that the time calculations were shifted to decimal system. अब से पहले वहां पर उस वीडियो में कहा गया है कि 0 जो है वो भारत ने दिया था विश्व को यूज करने के लिए। तो ऐसे ही पहला टाइम सिस्टम जो कि डेसिमल पद्धति पर, डेसिमल सिस्टम पर काम करता है, वर्ल्ड में पहला सिस्टम भारत ने दिया और इसी के आधार पर हरियाणा को विश्व शिक्षक का ना, आई थिंक हरियाणा को विश्व शिक्षक की उपाधि मिली थी। तभी मिली थी ये 15 जुलाई 2006 और भारत को विश्व गुरु पद पर पुनः स्थापित किया गया था। तो इतना मतलब महत्वपूर्ण दिन था वो 15 जुलाई 2006। तो नेचुरल उसके बाद एक अभियान चलाया गया था, शायद तुम्हारी टीम ने ही चलाया था, कि 15 जुलाई को एक रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए कि भारत विश्व गुरु दिवस के नाम से, नॉट भारत, सॉरी, जो अभियान चलाया था वो ये चलाया था कि विश्व गुरु दिवस के नाम से 15 जुलाई को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए और ये रिकॉग्निशन भारत दे सबसे पहले, और फिर यूएन के पास इसको आगे यूएन तक ले जाने का विचार था। और अभी भी उस पर कुछ लोग काम कर रहे हैं। मैंने सुना है उज्जैन में एक पुरोहित जी हैं, वकील है अच्छे खासे, उज्जैन में उनका वो है ठिकाना, और वो संदीपनी गुरु से कनेक्टेड है, संदीपनी गुरु के परिवार से कनेक्टेड है, शायद उनके इन लॉज में है, उनके दामाद हैं, संदीपनी गुरु की जो करंट पीढ़ी है उनके दामाद हैं। और उनकी दादी शायद जब वो उनका जन्म हुआ था तो वो उनको कृष्ण कहा करती थी। अब मेरे को याद नहीं है, उन्होंने ये बात बताई थी, मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे याद आ रही है थोड़ी थोड़ी, पर पक्का नहीं पता है। उनका नाम रखा गया था सत्यनारायण पुरोहित। पुरोहित जो है वो उस कोटि के ब्राह्मण होते हैं जो राज्यसभा में सलाहकार का काम करते हैं, राजा की सलाहकार का काम करते हैं। उनका मुहूर्त, उनके जो भी सिस्टम होता है उसको ज्योतिष के एंगल से पुरोहित लोग ही हैं जो वेरीफाई वैलिडेट करते हैं हर चीज को। तो उस परिवार, उस कुटुंब से थे वो, उस क्या कहते हैं उसको, सेक्ट से, सेक्शन जो भी कहो उसको। तो और उनका जो ज्ञान है अपूर्व है, अतुल्य है। मतलब उनको भारतीय हिस्ट्री की जानकारी कितनी हो सकती है ये मेरे को उनसे ही पता मिलकर के पता लगा। उन्होंने ही बताया कि रानी की झांसी की रानी कैसे बनी, उसके पीछे किसका हाथ था। कुछ तो नाम बताया था उन्होंने, झल्लारी देवी, झलकारी देवी, कुछ तो नाम बताया था उन्होंने। खैर मैं उन डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, मुझे हिस्ट्री में कभी इंटरेस्ट रहा नहीं। बट मैं ये क्योंकि बात आई और अभी कल परसों ही उनका फोन आया था मेरे पास। उन्होंने एक्चुअली पिछले 10 दिन पहले से प्रोग्राम बना रखा था, 10 दिन से ज्यादा हो गए होंगे शायद, 10-15 दिन से प्रोग्राम बना रखा था कि मैं दिल्ली आऊंगा और हम लोग हरिद्वार जाएंगे साथ में। और हरिद्वार में क्या करने जाएंगे, हरिद्वार में हम अखाड़ा परिषद के जो
क्या है वो पीए कहते हैं उनको, क्या कहते हैं वो जो पब्लिक रिलेशन देखते हैं, उनसे मिलेंगे और उनको बताएंगे अपनी बात कि 15 जुलाई को ऐसे ऐसे डिक्लेरेशन होना चाहिए विश्व गुरु दिवस का, और उनसे करवाएंगे ये काम। और उनको पता था कि वो मान जाएंगे, क्योंकि वो उनसे महाकुंभ जब उज्जैन में हुआ था तो हमने कोई भविष्यवाणी की थी वहां पर, हमारे टाइम सिस्टम के हिसाब से हमने कोई डिक्लेरेशन किया था, शायद कुछ तो था, काल कोई योग बन रहा था ऐसा जी, चांडाल योग है, चंडाल योग जी जी, तो तुम्हें मालूम है, हाँ, क्योंकि तुम जुड़ी हुई हो आंदोलन से। तो उसको उसकी घोषणा हमने की थी, वो शायद न्यूज़पेपर वगैरह में भी रहा होगा। तो उस समय में वहां पर कई लोग मारे गए थे, कुछ हुआ था, चंडाल योग का उसका असर दिखा था, यानी उसमें उज्जैन। तो ये सब शोर आ रहा है क्या, शोर आ रहा है क्या? नहीं, साउंड ठीक आ रहा है। नहीं। तो बहुत मतलब उसकी चर्चा रही काफी वहां पर। तो तब इनकी जो पुरोहित जी की मुलाकात उनसे हुई थी, क्या नाम है उनका, पीए जो उनके जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है अखाड़ा परिषद के, अखाड़ा परिषद यानी सारी अखाड़ाओं की जो मैनेज करती है परिषद, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो वहां जाने का था, उनके पास जाने का था, हमारा परसों का प्रोग्राम 12 या 13 तारीख को जाने का प्रोग्राम, परंतु दिल्ली में स्थिति ऐसी हो गई बाढ़ की, जिसके कारण वो आ नहीं पाए। वो निकल गए थे उज्जैन से, पर नागदा से उनको वापस जाना पड़ा, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि हम लोग हरिद्वार जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, मौसम ऐसा खराब हो गया था। तो एक्चुअली वो थोड़ी सी वही बात है कि हमारी ज्यादा बात नहीं हो पाई थी इस दौरान, तो इसलिए पता नहीं लगा मेरे को, पर मैं ये जानता था कि हम लोग जा पाएंगे अगर आ जाएंगे। वो जो बाढ़, ये जो अभी सीन बना था, बारिश हुई थी बहुत ज्यादा, वो हुई थी इस 15 जुलाई की को आने से पहले पूरी दिल्ली की सफाई का अभियान चलाया था भगवान जी ने। और वो हुई थी क्योंकि ये पहले भी एक बार हुआ है, हम लोग सूरत में थे, तो सत्यनारायण कथा एक होती है, और एक बहुत महत्वपूर्ण सत्यनारायण कथा होनी थी वहां पर, और बहुत सारे करीब 1000 लोगों ने पार्टिसिपेट करना था उसमें। पर इतनी बारिश हुई कि उसमें सिर्फ 10 लोग बैठ पाए, और किस्मत से मैं उनमें से एक था, और शायद पंकज थे मेरे साथ, मुझे याद नहीं है कि पंकज थे कि नहीं थे। तो हम 2 लोग और वो 2 जो घर वाले लोग थे 4-5, वो और पंडित जी। पर पंडित जी पहुंच गए, कथा हुई, और पंडित जी ने कहा कि इससे अच्छी कथा आज तक मेरे जीवन में नहीं हुई है, ये उनके शब्द थे कि। और मुझे तब पता लगा कि शुक्रवार सत्यनारायण कथा का दिन हुआ करता था और होता है, और संतुष्टि इप देवी, संतोषी माता का दिन भी शुक्रवार हुआ करता था। यानी शुक्रवार को अगर आप सत्यनारायण की कथा करते सुनते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि करवानी नहीं आती लोगों को, बहुत मैक्सिमम पंडितों को भी करवानी नहीं आती सत्यनारायण कथा। उसका क्या प्रभाव पड़ता है उनके जीवन पर, इसका उनको ज्ञान नहीं है, कुछ मिसिंग है, कुछ तो गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं, कि ये जो चीजें पास ऑन ट्रांसफर नहीं हो पाई। और वहां पर मुझे जो मिले, वो मुझे मिले कुच्छल भैरव। उस सत्यनारायण की कथा में मुझे उस समय में कुच्छल भैरव दिखाई दिए थे, पहली बार उनकी मूर्ति दिखाई दी मेरे को कुच्छल भैरव की, और ऐसे चमक रहे थे वो, इतना उनके अंदर जैसे सूर्य उनके अंदर बैठ के दिख रहा हो मेरे को, इतनी चमक थी उनके अंदर। तो कुच्छल भैरव तब आ गए थे, और ये मैं बात कब की कर रहा हूं, 2008 की होगी शायद, या 9 की होगी, मुझे पता नहीं। हम सूरत कब गए थे पहली बार, मुझे याद नहीं है। तो तापी नदी के किनारे था ये सारा एपिसोड, तापी नदी है वहां पर, उसके आसपास था कहीं पर ये सब एपिसोड।
तो मेरा और कुच्छल भैरव का मंदिर अब बना है मुदाफरा में, मेरे ख्याल से पिछले साल। तो कुच्छल भैरव 2021 जी, तो 2021 में कुच्छल भैरव बैठे हैं यहाँ पर। उन्होंने स्थान कौन सा चुना? परीक्षित नगर वुड बी, यानी एक वो स्थान जो परीक्षित नगर होना चाहिए। परीक्षित, राजा परीक्षित के जो कंसल्टेंट थे, एडवाइजर थे, ऋषि धौम्य, धौम्य ऋषि का स्थान है वो। तो कुच्छल भैरव ने अपनी जगह वहां पर चुनी और फिर तैयारी करवाई। तो ब्रह्मांडधीश का पहला पब्लिक मंदिर वही लगा, वो लगा 2023 में। 2 साल की तैयारी कराई उन्होंने, कुच्छल भैरव ने। और उससे पहले वहां पर आकर के बैठी कौन? उनका महाकाली का एक रूप है धूमावती। जब कुच्छल भैरव बैठ गए तो उनके बाद कोई 1 महीने बाद, 40 दिन के बाद शायद, काली आकर के बैठ गई, धूमावती का कलयुगी रूप, वो आकर के बैठ गया वहां पर। और फिर उनने उनके प्रिपरेशन, उन्होंने जो भी तैयारी करी, जो भी टेक्नोलॉजी बताई, उसके हिसाब से ब्रह्मांडधीश के लिए स्थान को तैयार किया गया और ब्रह्मांडधीश वहां पर विराजे। अब भी वहां पर हर दूसरे शनिवार को, दूसरे और चौथे शनिवार को, सेकंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे को परिक्रमा निकलती है ब्रह्मांडधीश की। पहली और कुच्छल भैरव से मिलने जाते हैं। अगर आपको ध्यान हो, महाकाल निकलते हैं, महाकाल की सवारी निकलती है, कृष्ण से मिलने जाते हैं वो गोपाल से, गोपाल मंदिर में। ये इवेंट होता है उज्जैन में हर साल। शायद साल में कई बार होता हो तो मुझे पता नहीं है, पर हर साल जरूर होता है सावन के महीने में। पहली बार ऐसा होता है कि महाकाल की सवारी गोपाल से मिलने जाती है। वो कृष्ण से मिलने नहीं जाते हैं, वो गोपाल से मिलने जाते हैं, यानी कृष्ण के गोपाल रूप से मिलने जाते हैं। और आपको पता है महाकाल की सवारी क्या है? नंदी बैल। नंदी बैल तो शंकर जी का वाहन। महाकाल उन्हीं को कहा जाता है ना, शंकर भी तो महाकाल के एक रूप है। शंकर भी महाकाल के एक रूप है जी। तो नंदी और वो मतलब महाकाल जाते हैं गोपाल से मिलने, महाकाल गोपाल से मिलने जाते हैं। महाकाल मतलब काल का रेफरेंस, और गोपाल मतलब गाय पालने वाले। क्यों? क्योंकि गाय हमारी पृथ्वी की माता है। गाय हमारी पृथ्वी की माता है। और जब कृष्णेंद्र पृथ्वी पर आए ब्रह्मांडधीश बनने के लिए, ये भी 2022 की बात है शायद, या 21 की, 22 की बात है, हाँ। तो वो गौशाला में बैठे जाकर के, और इस समय चक्र का उद्घाटन भी गौशाला में हुआ 2006 15 जुलाई को। तो असल में मतलब कितना किस तरीके से सिस्टम चल रहा है, मैं ये बताने की कोशिश, ये जो सब कुछ मैं बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं कि जो महाविष्णु का जो ब्रह्मांड है उसका सिस्टम कितना सिस्टमैटिक है, कितना ऑटोमेटिक है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि कैसे कैसे किस तरीके से सिस्टम चला। और ये बात निकल कर आई 2022 में, शायद कितने, 22 जुलाई को, 22 दिसंबर को या 19 दिसंबर को, पता नहीं, कि कृष्णेंद्र गौशाला में जाकर बैठे और गौशाला ने बुलाया उनको। 20 नवंबर 2022। हाँ, तो 20 तारीख को, 19 तारीख को बुलावा आ गया था, फोन आ गया था 19 तारीख को गौशाला से, 20 को आपको आना है। तो 20... आपने समय चक्र यात्रा ही कालका जी दिल्ली से निकाली गई थी, जिसका पूर्ण आहुति, उसका समापन कालका इधर हिमाचल प्रदेश पंचकुला की तरफ होना था।
लेकिन फिर उसको अनाउंस किया गया कि वो गौशाला में होगा, अम्बाला में। नवीन समय यात्रा। सॉरी, अगेन वो जो कालका में जो था ना, वो हिमाचल नहीं था, वो हरियाणा था। एंट्री पॉइंट था शायद हिमाचल का। तो वो पॉइंट वहां पर, और वो हनुमान जी का स्थान था मेरे ख्याल से। तो सोचो कितना सिस्टमेटिक। और हनुमान जी ने उसी दिन से हनुमान जी ने काम करना शुरू कर दिया था कि अब इस सिस्टम को पब्लिक में ले जा। और उसके बाद ही बागेश्वर धाम का नाम चमकना शुरू हुआ है। तो सोचो कि एक सज्जन है सूरत में, उनका मेरे को फोन आया अभी, कब की बात है, शायद मार्च अप्रैल की। उन्होंने मुझे कहा कि वो बागेश्वर धाम होकर आए थे, मिलकर आए थे। जब उनका कुंभ था, उनका मेला था वहां पर, बागेश्वर धाम की कथा थी छत्तीसगढ़ में, उनका जो ओरिजिनल स्थान है। और वहां पर वो मिलकर आए थे, और वापस आकर के कोई 10-15 महीने बाद उनको सपना दिखाई दिया सुबह कि बागेश्वर धाम के जो ये बाबा हैं, क्या नाम है इनका, मैं नहीं जानती इनका नाम, बागेश्वर धाम के नाम से ही जानते हैं। हाँ, बागेश्वर धाम के जो बाबा है, जो आजकल बहुत ज्यादा जिनकी चर्चा है, शास्त्री जी, वो उनको सपने में दिखाई दिए। ये कहा उन्होंने मेरे को फोन करके बताया कि जी शास्त्री जी आए थे और मेरे दरवाजे पर बैठे थे। दरवाजे पर बैठे थे तो सपने में दिखाई दिया उनको। तो उन्होंने मुझे बता दिया। मैंने कहा लो, हनुमान जी तो उनको यहां पर ले आए। मतलब मेरे मुंह से यही निकला कि अच्छा, हनुमान जी उनको यहां पर ले आए। अब ये बात बागेश्वर धाम को पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं मालूम, पर हनुमान जी ने काम करना शुरू कर दिया था तभी से, जब पूर्ण आहुति हुई थी मेरी यात्रा की। तो मेरी यात्रा को हनुमान जी ने अपने हाथ में ले लिया और आगे वो चलाएंगे। उन्होंने कहा कि आगे मैं चलाऊंगा, और वो लेकर के चलेंगे। उसके बाद मुझे पता ही नहीं उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर जो घटनाएं देख रहा हूं मैं, वो उससे मुझे लगता है कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो आ रहा है। जिस तेजी से बदल रही है परिस्थितियां, जिस तेजी से परिस्थितियां बदल रही हैं, उससे लगता है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला है। दिल्ली की सफाई हो गई है, यानी बस अब जो कूड़ा है वो बह जाएगा। दिल्ली वालों को बहुत आनंद में आ जाना चाहिए। अब जो कूड़ा है वो बह जाएगा। दिल्ली अब कृष्णेंद्र के कहने पर, कृष्णेंद्र ने अपने कंट्रोल में ले लिया था दिल्ली, पृथ्वी को। कब लिया था? ये ब्रह्मांडदीश की स्थापना जब मुजाफरा में हुई थी, ये परीक्षित नगर जिसको कहने की बात चल रही है, तो उस दिन पृथ्वी को अपने हाथ, नहीं पहले ले लिया था, हरियाणा में ले लिया था वो। तो ब्रह्मांडदीश जो कृष्णेंद्र हैं वो ब्रह्मांडदीश बन चुके थे पहले ही, साल 2022 में। ब्रह्मांडदीश बन चुके थे कृष्णेंद्र साल 2022 में ही। नहीं, वो क्या ग्लोब ले लिया था क्या अपने हाथ में? ग्लोब उन्होंने 2022 के दिसंबर में अपने हाथ में पहली बार लिया है। हाँ, वही दिसंबर में ले लिया था। मंदिर तो बाद में लगा। तो अंबाला में कृष्ण इष्ट का मंदिर लगा। सोचो, कृष्ण की बात करते हैं लोग, और कृष्ण इष्ट का मंदिर ऑलरेडी लग चुका है अंबाला में। तो वहीं पर ब्रह्मांडदीश पहले आकर के बैठे। कुच्छल श्याम आ चुके हैं, कुच्छल श्याम आकर के बैठ गए, और दिल्ली के राजा कुच्छल श्याम हैं। और वो दिल्ली में बैठेंगे, वो बैठेंगे उग्रसेनपुरी में। वो बैठेंगे, बैठ गए शायद, वो बैठ ही गए होंगे मेरे ख्याल से। तो नहीं बैठेंगे, पता नहीं, मेरे को अभी ध्यान। कुछ बनाया था क्या इसका, बताया था कुच्छल श्याम का? अभी बन तो गए थे, वो फोटो तो आ गई थी। तुम्हारे कुच्छल श्याम बैठ तो गए थे? तुम्हारे यहाँ कौन बैठा था? हमारे यहाँ भी कुच्छल श्याम बैठे हैं। कुच्छल श्याम के दो रूप हैं, एक निश्चल बर्बरीक श्याम, हाँ, एक कुच्छल श्याम, दो रूप हैं। तो निश्चल बर्बरीक श्याम आप बैठेंगे, राइट? जो काला रूप है वो नहीं बैठेंगे। ठीक, मैं समझ गया। तो कुच्छल श्याम जो है वो वहां बैठ गए, और निश्चल बर्बरीक श्याम अब बैठेंगे यहां पर उग्रसेनपुरी में।
या मेरे ख्याल से बैठेंगे वो, अब मेरे को गणित करना पड़ेगा। तो अब निश्चल बर्बरीक शाम का बैठने का समय आ गया है, उसी के लिए तैयारी हुई है। ये जो दिल्ली की अब सफाई हुई है, दिल्ली में जो बाढ़ आई है, ये प्रिसाइजली उसी कारण से हुई है कि अब निश्चल बर्बरीक शाम दिल्ली के मालिक बनेंगे, दिल्ली उनके कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, और मुझे लगता है ये वहां पर बैठेंगे, ओहो, ये वहां बैठेंगे नरेला के पास कहीं पर, जो वो है ना, वो क्या है, वो चौक कौन सा है, वो चौक है ना वहां पर, मुकरबा चौक, मुकरबा चौक, मुकरबा चौक दीपाली के पास है। मुकरबा चौक दीपाली के पास है, दीपाली एक स्थान है। मुकरबा चौक से जब हम चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं तो नरेला के पहले कोई जगह है, वहां पे वहां कहीं पर बैठेंगे वो, उन्होंने अपना स्थान वहां पर चुना है। खाटू जी का कोई तो विशेष मंदिर वहां पे बना है, जिस वो आगे, हाँ 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 हाँ, ओहो, ये तो तैयारी तो पहले से हो गई। इसका मतलब अब मुझे कल मेरे को दिखाई दिया कि उनको जो निश्चल बर्बरीक जो शाम जो है वो कहाँ बैठेंगे, वो मुझे कल दिखाई दिया। ये कि मैं सोच रहा था, मैं निश्चल बर्बरीक शाम के बारे में, मतलब बात तो खत्म हो चुकी थी, बैठना था उनको परीक्षित नगर में। हमारे गणित क्या रहा था पहले कि हमें लगा था कि ब्रह्मांडीश के पास परीक्षित, पर नहीं, वहां पर मंदिर लगेगा, लेकिन पहली जो उनकी स्थापना होगी वो होगी यहां पर, इस इलाके में, मुकरबा चौक से, मुकरबा चौक उस इलाके के अंदर आएगा, ये मुझे पता है। यानी वो जहां पर बैठेंगे वो जगह मेरे को देखने जाना पड़ेगा। तो वो निश्चल बर्बरीक शाम का स्थान आज डिफाइन हो गया, 15 जुलाई। देखो कितना महत्वपूर्ण दिन है, समय अपना काम कर रहा है, ये दिखाई दे रहा है, पता लग रहा है, और इसमें हनुमान जी की शक्ति काम कर रही है। मुझे लगता है कि उन्होंने ही कल 16 तारीख को संडे है, 17 मंडे, ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस वीक में वो जगह देखी जाएगी। 15 जुलाई का विशेषता की हम बात कर रहे हैं। इस वर्ष 17 वर्ष पूरे हुए हैं समय चक्र के डेडिकेशन के, यानी कि भारत अनाउंस के। पिछले साल 16 वर्ष पूर्ण हुए थे, यानी कि एक साइकिल पूर्ण हुआ था। अगर हम हेक्साडेसिमल सिस्टम को समझे तो 16 का एक साइकिल होता है हेक्साडेसिमल में। हाँ। वो पिछले साल पूर्ण हुआ था। कुछ मैं कहूंगी कि दैवीय कृपा रही या हालात ऐसे बने कि पिछले साल 15 जुलाई 2006 को हम पहुंच गए किसान धाम के साथ लाडवाही। मैं और मेरे हस्बैंड पंकज अग्रवाल जी, हम लोगों को भिवानी की तरफ कुछ काम जाना था, और लौटते में संभव हालात ऐसे बने कि हम वहां पहुंच के लोगों को हमने बताया कि हम आपको जानते हैं, और नकली समय चक्र के बारे में हमने पूछा। तो वहां तक छोटे छोटे बच्चे जो अभी 17-18 साल के भी थे, उन्हें भी याद था कि एक बहुत ही विशेष और सुंदर प्रोग्राम हुआ था। वहां के लोगों का, जो लोकल रेजिडेंट्स थे, उनका कहना था कि आज तक ऐसा प्रोग्राम कभी हुआ नहीं, और दोबारा वो अनुभूति हमें नहीं हुई जो तब हुई थी। हम छोटे छोटे थे तब भी हमें याद है कि कुछ हुआ था, जबकि वो अपने आप में एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, एक बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन वो लोग उस इवेंट को रिक्रिएट कभी नहीं कर पाए, उस फीलिंग को रिक्रिएट नहीं कर पाए, ऐसा कहना उनका था। वहां जाकर मैंने समझा कि समय की भक्ति करने वाले लोग कैसे होते हैं। वो कृष्णाष्ट की भक्ति कर रहे हैं ऐसा मुझे शायद समझ नहीं आया, लेकिन वो समय की भक्ति कर रहे हैं ये समझ आया। कर्म भक्ति शक्ति समय, लेकिन समय की ही भक्ति करने लग जाए कोई तो क्या रिजल्ट मिलेंगे ये तो मैं नहीं समझ पाई, लेकिन ऐसे भक्तों को मैंने देखा। वहां अभी भी उन इमेजेस को डिस्प्ले किया गया है जो उस प्रोग्राम की हैं। 16 वर्ष बाद भी वो इमेजेस अब भी वहां लगी हुई हैं। मेन ऑफिस में एक पूरा उन्होंने कोलाज जैसा लगाया हुआ है उसी इवेंट का,
जो इवेंट वहां हुआ है, और बहुत ही उत्सुकता लोगों के मन में थी जानने की कि क्या हुआ, कैसा है। और मोस्टली एक नशे की फीलिंग उस इवेंट के, वो अभी तक भी उस स्थान पे थी, जो शायद हम कहते हैं वृंदावन जाकर हमें कृष्ण की अनुभूति होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हिसार की वो स्थान लाडवा वृंदावन बन चुका है समय चक्र के लिए या समय के भक्तों के लिए, और वही अनुभूति वहां जाकर मुझे पर्सनली हुई। और हम लोगों ने जितना हम कर पाए रिकॉर्डिंग्स की और फोटोज बनाई, पब्लिक में शेयर किया। लेकिन पिछले साल 15 जुलाई को ये विशेष सौभाग्य मुझे मिला था, क्योंकि शायद मैं इस मिशन से जुड़ी हुई थी, इस कार्य से जुड़ी हुई थी कि भारत सरकार 15 जुलाई को मान्यता दे। और मैं जानती हूँ कि ये काम जरूर पूर्ण होगा। हम माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो एक उम्मीद हमें बनती ही है कि भारत ऑलरेडी विश्व गुरु की तरह उभर कर सामने आ ही रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। तो खैर, आपसे बात कर रहे थे 15 जुलाई 2006 के बारे में, और बात आई अब तक। तो अब जो है एक निश्चल बर्बरीक शाम बैठेंगे अपने स्थान पर, और उसके बाद से दिल्ली का और विश्व का नियंत्रण ब्रह्मांडधीश के हाथ में आ जाएगा। है ही, ब्रह्मांडधीश ने अपने हाथ में ले लिया था, और उन्होंने नियुक्त किया है, उन्होंने अपॉइंट किया है निश्चल बर्बरीक शाम को दिल्ली की देखभाल करने के लिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण समय शुरू हो रहा है अब, क्योंकि 18वां वर्ष शुरू होगा। कब शुरू होगा? सितंबर में शायद शुरू होगा। 12 सितंबर दक्षिणीय संवत्सर का नया भ्रमण शुरू हो रहा है, जितनी मेरी जानकारी है। कब से? 12 सितंबर 2023। 12 सितंबर 2023 से 18वां भ्रमण प्रारंभ हो रहा है। ठीक है। तो 18वां दक्षिणीय संवत्सर का 18वां संवत शुरू होगा 12 सितंबर से। सितंबर पूर्णता का महीना है, और 12 भी पूर्णता का नंबर है, गुरु का नंबर है, और चंद्रमा और सूर्य का योग का दिन है। कितना बढ़िया दिन है। और मेरे हिसाब से उसी दिन बैठेंगे क्या, पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा, गणित करना पड़ेगा कि बर्बरीक शाम कब बैठेंगे, क्योंकि उनके स्थान की तैयारी करानी पड़ेगी अब। तो ठीक है, चलो हो जाएगी। आजकल चल रहा है जुलाई, अगस्त और सितंबर। आज क्या डेट है? 15 जुलाई। कितना टाइम रह गया 12 जुलाई 12 सितंबर आने में? 60 दिन से कम है। 12, 13, 14, 59 डेज। वेरी गुड। आज का मिलाओगे ना? आज का मिलाओगे ना? आज का भी गिन लो साथ। तो आज से डिक्लेयर हो ही गया, तो ठीक है। वेरी गुड है। 60 बहुत इंटरेस्टिंग नंबर होता है। 60 बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर होता है। शुक्राचार्य विष्णु के साथ, यानी महाविष्णु। 60 जो है महाविष्णु का नंबर होता है। कमाल, क्या गणित है, क्या न्यूमेरिकल टेक्नोलॉजी है। ओके फाइन। तो हम लोग बात कर रहे थे 15 जुलाई की हो गई बात। तकरीबन तो समय की इंपॉर्टेंस और कितना कुछ हो चुका है उसके बाद से, कितना कुछ हो गया। और जब से ब्रह्मांडी कृष्णेंद्र गौशाला में बैठे हैं, कृष्ण ने समय चक्र को अपनी गौशाला में उद्घाटन करवाया, और कृष्णेंद्र बने 2011 में, उद्घाटन हुआ 2006 में। कृष्णेंद्र बने उसकी छठी पर 6, 7, 8, 9, 10, 11 छठी पर कृष्ण ने समय चक्र की छठी पर वो कृष्णेंद्र बने। मतलब सोचो यार, कितना, मतलब क्या कनेक्टिविटी है कि
छठी हुई समय चक्र की 2011 में, तो उस समय में वो कृष्णेंद्र बने। मतलब कमाल है कि छठी पे वो कृष्णेंद्र बने और फिर गौशाला में जाकर के बैठे। पहले कृष्णेंद्र बनने के बाद वो पहली बार बैठे ही गौशाला में जाकर के, पर अब की बार हो गए अंबाला। अंबाला ही क्यों? तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है, पहले हिसार लिया उन्होंने, और हिसार में लिया क्योंकि किसान धाम था, जमीन से जुड़ने का तरीका, और उस समय को वहां पर स्थापित करवाया। समय की पूजा अर्चना कैसे करनी है वो स्थापना वहां पर करवाई, समय की इंपॉर्टेंस। और गौशाला अंबाला में जाकर के बैठे। अंबाला में क्यों? तो अंबाला में, अंबाला जो है अंबा का स्थान है। अंबा यानी जिसने महाभारत करवाई और महाभारत को निपटाया है। जब निपट गई, निपटने से पहले मेरे ख्याल से महाभारत अब निपटेगी, जब निश्चल बर्बरीक टेक ओवर कर लेंगे, निश्चल बर्बरीक शाम, उसके बाद महाभारत खत्म हो जाएगी। यानी परीक्षित राजा, वो जो किया था ना, युधिष्ठिर ने एक राजसूय यज्ञ किया था, तो महाभारत खत्म होने के बाद किया था। हाँ, बाद में किया था। राजसूय यज्ञ किया था, उसी यज्ञ की जो दरबार लगा था, उसी में द्रौपदी ने कहा था दुर्योधन को कि अंधे का बेटा अंधा। और जो मेरी जानकारी है, शिशुपाल का वध भी तभी हुआ था, उसी दौरान जब वो यज्ञ के लिए सब लोग कलेक्ट हुए थे, वहीं पे जब भारत को महाभारत बनाने के लिए जो उसने अश्व यज्ञ छोड़ा था, वो कब हुआ था? वो तो महाभारत के बाद ही हुआ होगा ना। ऐसा हो सकता है कि युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ तब किया हो जब इंद्रप्रस्थ के वो राजा थे, और बाद में अश्वमेध यज्ञ किया हो। ये तो हिस्टोरियंस ही बता पाएंगे कि उन्होंने क्या महाभारत के युद्ध के बाद कोई यज्ञ किया था, क्योंकि महाभारत के बाद तो किया ही था। महाभारत के युद्ध के बाद तो यज्ञ हुआ ही था, वो तो मुझे पता है, क्योंकि वो एक तो पूरी पृथ्वी को भारत डिक्लेयर करना था। महाभारत जिस पर्पस के लिए हुई थी, वो पर्पस पूरा तभी होता जब पूरी पृथ्वी एक भारत हो जाती। और परीक्षित जो थे पहले राजा थे, युधिष्ठिर राजा नहीं थे, युधिष्ठिर राजा बने नहीं थे, वो युवराज थे। पर क्योंकि युद्ध जीत चुके थे, तो उन्होंने परीक्षित को ही राजा डिक्लेयर किया था, और केयर टेकर थे। युधिष्ठिर केयर टेकर ऑफ द महाभारत थे, लेकिन परीक्षित पहले राजा थे। खैर, तो क्योंकि परीक्षित तो उस समय बहुत छोटे थे, पर राजा उन्होंने उसी को, जैसे राम जी को राजा मान करके भरत ने राज्य चलाया था, इसी प्रकार युधिष्ठिर ने राज्य चलाया था, उनको राजा मान करके, परीक्षित को राजा मान करके। ठीक है, तो परीक्षित नगर, अब उसका नाम देने की बात चल रही है, मुदाफरा, जहां पर ब्रह्मांडीश बैठे थे। तो अब बात यह हो रही थी कि कृष्णेंद्र जब बने तो वो गौशाला में बैठे अंबाला जाकर के, क्योंकि जो महाभारत के लिए कृष्ण को कुरुक्षेत्र का स्थान अंबा ने दिया था। अंबा ने कॉल किया था कि तुम युद्ध करोगे यहां पर, क्योंकि भीष्म पितामह को मुझे मारना है, इसलिए अंबाला। और कृष्णेंद्र अंबाला आकर के बैठे अब 19 दिसंबर या 20 दिसंबर 2022 को, नवंबर, कृष्णेंद्र की गद्दी 20 नवंबर 2022 को गौशाला में सॉरी। और मेरी यात्रा कब शुरू हुई थी? आपकी यात्रा अगर मुझे ठीक याद है तो 11 नवंबर 2000 नहीं, 11 नहीं, 11 नवंबर को नहीं थी, 11 नवंबर 2022 को नहीं शुरू हुई थी नवीन समय चक्र यात्रा। वो मुझे देखना पड़ेगा, हो सकता है 13 नवंबर को शुरू हुई हो, 14 को हुई होगी, 14 को हुई होगी, 11 को नहीं। हाँ, 14 नवंबर, मुझे याद आ गया, 14 नवंबर, क्योंकि 14 नवंबर 13 से 13वीं हो गई, हमने कहा था किसी बात की 13वीं हुई होगी, और 14 से नई शुरुआत। तो यात्राओं का कार्यक्रम मैंने 14 नवंबर से शुरू किया था। ठीक है, मुझे याद आ गया।
और कालका में कालका जी से शुरू करके कालका पे खत्म करूंगा, ये बात हुई थी। और उसके खत्म होने का परिणाम था कि कृष्णेंद्र ने कहा मुझे, मैं गौशाला में बैठूंगा, आप तुम्हें जाना है गौशाला और मैं वहां पे बैठूंगा। तो वो वहां बैठे जाकर के। कृष्णेंद्र जो है, लड्डू गोपाल जो है, अब वो कृष्णेंद्र के रूप में आ गए हैं। मतलब इमेजिन, गोपाल अगेन, मतलब कमाल है। और गोपाल आए कहां से? सूरत से, अपने आप उठ करके आ गए, किसी ने बुलाया नहीं, कुछ पूछा नहीं, उन्होंने किसी को पूछा नहीं, आकर के बैठ गए कि मुझे बिठाओ। समय कैसे चलता है, महाविष्णु का ब्रह्मांड कैसे चलता है, समझने की बात है ये। कमाल है, कितनी सारी चीजें जुड़ गई। आज ये 15 जुलाई आज की जो है एक बहुत महत्वपूर्ण दिन बन गया है कि कितनी पूरा का पूरा एक महाविष्णु का ब्रह्मांड दिखने लग गया, उसका इंप्लीमेंटेशन का तरीका दिखने लग गया। मतलब कमाल है। तो ठीक है, चलिए, एक रिव्यू हो गया सारे काम का। नवीन समय 2004 से, ओहो देखो कमाल, देखो 2004 में नवीन समय चक्र की शुरुआत हुई थी। कौन से मंथ में? कौन से मंथ में? ये अप्रैल रहा होगा, राहु का महीना, 2004 अप्रैल का महीना। क्योंकि मेरा लेक्चर था और स्थान था जलंधर। जालंधर नाथ ने मुझे बुलाया था। जालंधर नाथ कृष्ण के रूप है, नाथों में 9 रूप है और 9 अवतारों के रूप है। जालंधर नाथ जो है वो कृष्ण के अवतार है, और जो गोरखनाथ है वो परशुराम के अवतार हैं। मतलब अगर आप नाथों को देखोगे, नवनाथ और 9 अवतार, 9 नवनाथ और 9 अवतार, वो क्या कहते हैं उसको, विष्णु के अवतार। और नवनाथ और विष्णु के अवतार अगर कंपेयर करोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें तुरंत समझ में आ जाएंगी। मत्स्य अवतार पहले मच्छेंद्र नाथ थे, मत्स्येंद्र नाथ, और पहला अवतार था मत्स्य अवतार। कमाल है, मतलब कमाल है। ओहो, मेरे को लगता है कि जालंधर नाथ जो है ना, वो विष्णु के ये बताओ मेरे को, कोई अगर आपको मालूम हो, कच्छप अवतार का इक्विवेलेंट कौन है नवरात्र में? कुछ आइडिया लगता है? मुझे नहीं लगता कोई है। माफी चाहूंगी अश्विनी जी, नाथों के बारे में मेरी स्टडी ना के बराबर है। चलो तो कोई बात नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कच्छप अवतार को जो है सबसे ज्यादा ज्ञान जो था वो कच्छप अवतार के रूप में था, ये मुझे मालूम है। तो कच्छप अवतार पहले अवतार थे या दूसरे? पहले तो मत्स्य थे। दूसरे नाथ कौन थे? मत्स्य अवतार के बाद दूसरे नाथ मेरे हिसाब से जालंधर नाथ दूसरे थे। नहीं, मत्स्य अवतार, मत्स्य नाथ के बाद कोई भी तो देख लेंगे। पर जालंधर नाथ का कृष्ण से कोई, खैर सबका ही विष्णु के अवतार तो सारे थे, पर ये जो है ना नवनाथ नौवे नाथ हूँ। कौन? जालंधर नाथ? नहीं, मौनी नाथ थे वो तो, जालंधर नाथ के शिष्य थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो एक हुए रामदेव बाबा, तो वो कलिका अवतार के एक किस्म से उनको वो कुछ रिप्रेजेंट करते थे। कलिका अवतार का कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंट किया उन्होंने। हाँ, कलिका अवतार का घोड़ा वो ले गए थे। मतलब कलिका अवतार को जो आना है, गोगा पीर के नाम से पूजा जाता है, यहाँ मंदिरों में उनकी मूर्ति मिलती है। नहीं, वो अलग है, गोगा पीर अलग है, सॉरी, गोगा पीर अलग है, रामदेवरा अलग है। रामदेवरा जो है वो कलिका अवतार का घोड़ा वो ले गए थे, उनको मिला था कलिका अवतार का घोड़ा, मुझे याद है। क्योंकि उनको क्या था, वो घोड़े पर बैठे, कोई घोड़ा आया था, उसके ऊपर वो बैठे और घोड़ा उनको उड़ा करके ले गया। वो घोड़ा उड़ता था। रामदेवरा के बारे में पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। तो
रामदेवरा की बहुत मान्यता है राजस्थान में, खासकर जोधपुर उदयपुर की तरफ। या वो पोखरान जहां पर पहला वो हुआ था, जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, पोखरान, वो सारा का सारा इलाका तो रामदेवरा का है। और वही स्थान था जो न्यूक्लियर ब्लास्ट को सहज सकता था, सहन कर सकता था। तो वो रामदेवरा का इलाका है सारा वो। तो इसका मतलब देखो, और वो कलिका अवतार का घोड़ा मिला था उनको, और उसकी वजह से ही वो घोड़े में ऊपर उठे थे। अब लिंक हुआ ना, कनेक्शन बना कि उसकी वजह से वो उड़कर, घोड़ा उनको उड़ा करके ऊपर ले गया। वो क्यों लेकर गया? क्योंकि उनको पता था कि यहां पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा और उसका डैमेज पृथ्वी पर ना फैले, उसको रोकने के लिए वो हवा में स्थिर हो गए थे जाकर के। उसके बाद वो वापस नहीं दिखाई दिए कभी भी। वो एक बार गए तो कलिका अवतार का घोड़ा वो ले गए थे। और कलिका अवतार की जो तलवार थी वो मिली है निश्चल बर्बरीक शाम को। वो मिली है 2019 में। 2019 में इलेक्शन थे दिल्ली के, 2019 में इलेक्शन थे, लेकिन जो तलवार की आप बात कर रहे हैं वो उससे पहले इलेक्शन, यानी कि जो 2014 में 14 में हाँ। तो 2014 के में वो तलवार आ गई थी। ब्रह्मांडधीश के आने की जो वैलिडेशन कर रहा हूं मैं, ये कि 2011 को ब्रह्मांडधीश बैठे, मतलब ब्रह्मांडधीश बने, उनको राजतिलक हुआ इंद्रगति का। कृष्ण को कृष्णेंद्र बनने के लिए ट्रेनिंग शुरू हुई, राजतिलक दिया गया। और 2014 में निश्चल बर्बरीक आएंगे, उनको, उनके लिए तलवार पहले आ गई, जो कलिका अवतार की तलवार थी। ओ अब जो तलवार है वो निश्चल बर्बरीक शाम को वहां पर मिलेगी। तो तलवार मिलेगी 12 तारीख को, 12 सितंबर 2023 को उन्हें तलवार मिलेगी। बैठेंगे कब ये पता नहीं, अभी गणित करना पड़ेगा इसका। पर तलवार मिलने का दिन तो पक्का हो गया कि वो तलवार जो कलिका अवतार की जो तलवार थी वो इनको मिलेगी। तो इसका मतलब है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कलिका अवतार आकर जा चुके हैं। और अब जो आएंगे महाविष्णु खुद आएंगे। 2023 अक्टूबर का महीना बता रहे हैं, हो सकता है नवंबर में आए, अक्टूबर नवंबर का महीना है, वो गणित करके देखना पड़ेगा। पर 2023 में डेफिनेटली महाविष्णु एक बार चक्कर लगाएंगे पृथ्वी पर अपना ब्रह्मांड देखने के लिए। 2 अक्टूबर आ रहा है मेरे ख्याल से, तो चलो वो गणित करके देखेंगे। पर इसका पता मोस्ट प्रोबेबली लगेगा अप्रैल में। अक्टूबर अगर मानता हूं मैं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सॉरी मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में पता लगेगा। मार्च के एंड में महाविष्णु का ज्ञान होगा लोगों को कि महाविष्णु आए थे। अब है कि नहीं है पता नहीं, तब थे है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन 2024 के मार्च में या अप्रैल में, वही मार्च अप्रैल का हिसाब किताब देखना पड़ेगा। वो 2-4 वो होता है ना, समय चक्र का दिन थोड़े से फालतू होते हैं साल में, तो वो गणित करके देखना पड़ेगा। मार्च अप्रैल, मार्च एंड या अप्रैल के शुरू में आएंगे वो। वेरी गुड। तो वो महाविष्णु के आने का भी डिक्लेरेशन आज हो गई है। 15 जुलाई 2023 को ये डिक्लेरेशन भी हो गई है कि महाविष्णु अक्टूबर में आएंगे। पब्लिक अनाउंसमेंट हो रही है ये, पर उसका आभास जो होगा वो होगा मार्च या अप्रैल में। तो मार्च या अप्रैल में समझो महाविष्णु जो आएंगे ये बालक रूप में आएंगे, बाल रूप में जैसे कृष्ण आए थे, राम आए थे, या प्रकट होंगे जैसे परशुराम जी आए थे, या प्रकट होंगे? ये जन्म नहीं होगा, प्रकट होंगे।
प्रकट तो हो जाएंगे पहले, पर वो समझ में आने लगेंगे मार्च अप्रैल में। मैंने कहा अक्टूबर में प्रकट हो जाएंगे, प्रकट तो अक्टूबर में ही हो जाएंगे, रहेंगे कब तक पता नहीं, वो तो ट्रैवल करते रहते हैं। यहां पर प्रकट भी होने की बात कहने का मेरे ख्याल से फायदा नहीं है। पृथ्वी पर 2000 अक्टूबर में 2023 में आएंगे, समझे कि नहीं समझे? वो तो ट्रैवल करते रहे, वो तो अपना भ्रमण में लगे रहते हैं ना, उनका काम तो भ्रमण है, घूमना है, हर समय चलायमान है। तो पृथ्वी पर वो दिखाई देंगे अक्टूबर में, लेकिन समझ में आएगा मार्च या अप्रैल में। तो वो तब तक यहां पर होंगे नहीं होंगे, आगे चले जाएंगे या आगे रहेंगे, ये कुछ पता नहीं है अभी। ये हिसाब किताब देखना पड़ेगा, और ये हिसाब किताब भी मार्च अप्रैल में ही पता लगेगा, पहले नहीं पता लग सकता। खैर, तो ये एक एस्टिमेशन, ये गणित हो गया, वो हो गया। आज डिक्लेरेशन हो गई इन सब की, और मेरे ख्याल से समय हो रहा है। अब कोई सवाल पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। आपने जो भी कुछ बताया इसमें सवाल की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। इट्स ओनली दैट कि हम लोग महाविष्णु के आने का इंतजार करें, या अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ाएं कि हम कम से कम उन्हें पहचान तो पाएं, क्योंकि एलिजिबिलिटी बढ़ाना इज द ओनली ऑप्शन, एलिजिबिलिटी इंप्रूव करना इज द ओनली ऑप्शन। कृष्णांश पृथ्वी पर 2014 में आए, सॉरी 1995 में आए, उसके बाद 14 में वो चले गए अपने आगे के भ्रमण के लिए। लेकिन आज भी लोग कई बार पूछते हैं कि कहाँ आए थे, किसको दिखे, कौन मिला उनसे। तो हाउ मेनी पीपल आर अवेयर अबाउट इट, बिकॉज एलिजिबिलिटी इतनी कम है। कृष्ण जब पृथ्वी पर थे तो पता नहीं कौन उन्हें पहचान पाया या नहीं। तो महाविष्णु को हम पहचान पाए, उसके लिए एलिजिबिलिटी हम इतनी बढ़ा पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रो मैनेजमेंट कोर्स, जिसका आज से एडमिशन ओपन है, जो अप्लाई करना है, मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रो मैनेजमेंट कोर्स will definitely prove a landmark for improving the eligibility. Oh yes, definitely it is going to do that. It is going to do that. जी। न सिर्फ लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए, बल्कि महाविष्णु को पहचानने की योग्यता कमाने के लिए भी एस्ट्रो मैनेजमेंट के कोर्स में हम रजिस्टर कराना चाहें तो करा सकते हैं। आज से ये हो चुके हैं, और 20 से 20 से फीस सबमिट करा सकते हैं, और 30 को एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा, उसके बाद ही क्लासेस शुरू होंगी, अगर आप एलिजिबल हो पाए तो आज के लिए इतना ही। 15 जुलाई 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी मानव जाति को, पूरे ब्रह्मांड को। प्रणाम। प्रणाम।